जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम विकल्पों का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपसे जो भी प्रश्न बनता है उसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, हालावादी के प्रवर्तक कौन है? हालावादी के प्रवर्तक आपको बताना है। तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। हालावादी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन। हल्ला कौन करता है? बच्चे, तो बच्चन। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो देखो, दो कविताएं हैं, आपने पढ़ी होंगी, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, 2 का उत्तर बताना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये लिया गया है कहां से? निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 1907। मैंने पहले भी बताया था कि महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन, इन सभी का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ अब ये भी आपको बताना है। फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद या फिर मुरादाबाद। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था कहां पर? 1907 में इलाहाबाद। इलाहाबाद आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता? अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड है, आपको कमेंट में बताना है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। भार, तब आपका राइट आंसर होगा कि सर आत्म परिचय कविता में कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, प्यार या फिर दया? तो आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तब आपका उत्तर हो जाएगा प्यार लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? प्यार लिए फिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? जल का, स्नेहसुरा का, सांसों का या फिर सत्य का? तो आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए और कमेंट कीजिए, किसका पान किया करते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा स्नेहसुरा का। किसका? स्नेहसुरा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं? राग, रास, राज या फिर राम? रोदन में क्या लिए फिरते हैं? रोदन में राग लिए फिरते हैं। रोदन में राग, आ नंबर। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना या फिर रक्षक? तो दुनिया का एक नया क्या मानता है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दीवाना। दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? कैसा संसार लिए फिरता है? बताए कैसे लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का या फिर सत्य का? तो आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कवि स्वप्नों का संसार, कवि स्वप्नों का, अपने स्वप्नों का संसार रोज बनाता हूं, रोज मिटाता हूं, है ना? तो ये स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो न जाए पथ में रात कहीं, सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? कुत्ता, पंथी, कवि या फिर बाज? कौन चलता है? राइट आंसर है आपका पंथी। सोचकर कौन? पंथी, पथ में चलने वाला पंथी। ठीक है, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? किसका? बाज का, सांप का, कौवे का या फिर अपने बच्चों का? तो किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? राइट आंसर है अपने बच्चों का। अपने बच्चों का ध्यान करके। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है, फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर? बच्चों की याद आने पर चिड़िया तेजी से उड़ती है। सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हताश व दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर है परिवार से बिछुड़ने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि आलोक धनबा किस दशक के कवि? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कवि आलोक धनबा किस दशक के कवि है? तीसरे, चौथे, चौथे पांचवें, छठे सातवें या फिर सातवें आठवें? तब आपको सही उत्तर होगा कि कवि आलोक धनबा जो है वो सातवें आठवें दशक। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
कि हम बोले सर 7वीं 8वीं से क्या कमाने लगे थे, धन, तो धन से धनबा, तो 7वीं 8वीं से यानी कि 7वें 8वें दशक के कवि है। ठीक है, उसके बाद कवि आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी है? धनबा की पहली कविता जनता का आदमी। कौन सी है? जनता का आदमी। जनता के आदमी के पास क्या है? धन है। बोले सर धन है। ठीक है, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह, कई बार पूछा गया एकमात्र संग्रह कौन सा है? तो आलोक धनबा का एकमात्र कविता जो संग्रह है वो कौन सा है? कविता संग्रह वो है दुनिया रोज बनती है। एक कविता, पहली कविता इनकी कौन सी है? जनता का आदमी। एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ईमानदार बन जाते हैं, निडर बन जाते हैं, या फिर क्रोधी हो जाते, क्या हो जाते हैं? तब आपका सही उत्तर होगा कि सर वो निडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? निडर। नेक्स्ट है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। राइट आंसर होगा कि पतंग कविता, जिनके रचनाकार कौन है? आलोक धनबा। ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। बिंब विधान, मैंने बिंब के बारे में बताया था कि बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द से बना है ना, और ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है पतंग कविता। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते, किसके सहारे उड़ते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर रंध्रों के सहारे। किसके सहारे? रंध्रों के, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर श्लेष। तो आपने देखा हो यहाँ पर सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा उपन्यास है? तो खरगोश की आंखों जैसा लाल, तो जहां पर भी उपमा होती है, तुलना होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपने पढ़ा भी है, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। ठीक है, सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा है? सबसे तेज बौछारों का माह होता है कौन सा? भादों। सी नंबर सही है, भादों। ठीक है, 24 है सवेरे की तुलना की गई है किससे? खरगोश की आंख से, बिल्ली की आंख से, शेर की आंख से, कुत्ते की आंख से। तो आपने पढ़ा है कि सर सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंख से। किससे? खरगोश की आंख से। ये नंबर सही है। नेक्स्ट है शरद क्या चलाता हुआ आया? हाथ, पैर, जीभ या फिर साइकिल। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है क्या आया? साइकिल। क्या चलाता हुआ आया? साइकिल। नेक्स्ट है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? शब्द के, कल्पना के, हवा के या फिर पंख के। तो कविता जो लिखी जाती है वो काय पे लिखी जाती है? सत्य घटनाओं पर आधारित भी होती है, कल्पना पर ज्यादा लिखी जाती है। तो कविता किसके सहारे उड़ेगी? कल्पना के सहारे। कल्पना यानी बी नंबर। नेक्स्ट, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? उड़ना, कल्पना करना, चलना या फिर हंसना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है? कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, या फिर उपर्युक्त छवि। तब आपका राइट आंसर है उपर्युक्त छवि, डी नंबर। सदियों तक भी बना रहता है, कालजयी भी है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, तो डी नंबर। एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जहां पर भी उपर्युक्त छवि आता है वहां पर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो 80% अगर तुक्का लगाना है तो 80% केसों में उपर्युक्त छवि ही सही होता है, लेकिन अगर करेक्ट बन रहा है तो पहले उसको देखना है। ठीक है, कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है? बच्चे और फूल, फूल और चिड़िया, बच्चे, फूल और चिड़िया, या फिर चिड़िया और बच्चे। तो राइट आंसर है बच्चे, फूल और चिड़िया, बी नंबर। ठीक है, किसकी चूड़ी मर गई? किसकी चूड़ी मर गई है? ये 30 नंबर का कौन? पैंच की, कील की, भाषा की या फिर बात की। तो किसकी चूड़ी मर गई? बात की, बात की, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, रघुवीर साहय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लोग बुर, ये सारी रचना रघुवीर सहाय की हैं। ठीक है, तो ये कैमरे में बंद अपाहिज जिसकी रचनाकार रघुवीर सहाय हैं, ये इनकी काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से यहां से ली गई है, लोग भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट है कैमरे के सामने लाया जाता है किसे? एक भिखारी को, नेता को, अपाहिज को या फिर एक किसान को। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, तब आपका राइट आंसर है एक अपाहिज को, एक अपाहिज को। अगला प्रश्न है हम समर्थ शक्तिवान है कहां पर बोलेंगे? दूरदर्शन, रेडियो, मंच या फिर सभा में। कहां पर बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कहां? दूरदर्शन पर, दूरदर्शन, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? काले बादलों के जैसा, नीले शंख जैसा, घोड़े जैसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रातःकालीन आकाश कैसे लग रहा था? नीले शंख जैसा लग रहा था, नीले शंख जैसा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगला है ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? ऊषा का जादू कब समाप्त होता है ये आपको बताना है। तो ऊषा का जादू समाप्त होता है कब? सूर्योदय होने पर। ऊषा मतलब सूर्योदय के पहले का समय, और जैसे ही सूर्योदय होता है तो ऊषा का जादू क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। कवि ने नीले जल में झलमिलाती देह की तुलना किससे की? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। कवि ने नीले जल में झलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कविता से की है, भोर के नभ से की है, या फिर बादलों या वर्षा से? तो आपका उत्तर है बी यानी कि भोर के नभ से, बी नंबर। ठीक है। शंख का रंग होता है कैसा? नीला, सफेद, पीला या फिर काला? तो शंख का रंग पाठ के अनुसार कैसा होता है? नीला यानी आ नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से या फिर चूने से? कैसे लीपा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, कई बार आपने देखा होगा कि चौका कैसे लीपा जाता है। तो चौका लीपा जाता है राख से, राख यानी सा नंबर, चूल्हे में जो राख निकलती है उससे लीपा जाता है। ठीक है। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल में, गीतिका में, बेला में या फिर अनामिका में? बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो उनके कौन से काव्य संग्रह से में संकलित है? तब आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि अनामिका। अनामिका अपन को याद रख लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं? कितने खंड हैं? जल्दी से बताओ कितने खंड हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? तो बादल राग कविता में कितने खंड है? 6 यानी बी अपन को याद रख लेना, 6। ठीक है। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया किसे? बादलों को, बादलों यानी सा नंबर। अगला क्वेश्चन है, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? किस लिए करते हैं? आपको तो पता होगा, मनोरंजन के लिए, धन संग्रह या पेट भरने के लिए? तो पेट भरने के लिए काम करते हैं, बी नंबर। ठीक है। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? बनिया, किसान, मजदूर? अब तुलसीदास के अनुसार बताना है आपको, तो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार उत्तर होगा डी यानी कि राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? मकान का, बच्चों का, रुपए का या फिर आजीविका का? तो इनके अनुसार है आजीविका, आजीविका का अभाव है। ठीक है। तुलसीदास जिनका जन्म 1532 में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते, राम भक्ति शाखा के। ठीक है। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? फूल को, अपने बच्चे को, पड़ोस के बच्चे को या फिर पालतू कुत्ते को? तो गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चे को, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, घुटने में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? क्या करती है? घुटने में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर माँ जो है वो घुटने में लेकर बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है, सी नंबर, कपड़े पहनाती है। ठीक है। अगला है, छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो भोला भाई पटेल, उमाशंकर जोशी, आलोक धनवा या केशु भाई पटेल ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोला भाई पटेल। ठीक है। आ नंबर आपका सही है ना। ये आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में उड़ रहे हैं कौन? बगुले। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले। नेक्स्ट है, किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? तो किसके अंकुर फूटते हैं? राइट आंसर है किसके? किसके अंकुर फूटते हैं? ये क्वेश्चन है 49 नंबर का। तो सही उत्तर हो जाएगा शब्द के। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। शब्द अपन को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास। तुलसीदास यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्राग गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो फ्राग गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय, ये याद करना है। ठीक है। अगला है, फ्राग गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कौन सी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो रचना है इनकी गुले नगमा, यानी बी नंबर सही है। ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास। तो कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो कपास से अभिप्राय है कोमलता। ठीक है। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई? तो राइट आंसर है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, आ नंबर। रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि जिसे श्रृंगार काल भी कहते रीतिकाल के। तो रीतिकाल में रीतिकालीन कवि हैं भूषण, जो बीदस के कवि थे भूषण, जिनकी रचना शिवराज भूषण आपने पढ़ी होगी।
ठीक है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? राइट आंसर होगा 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको अपन ने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें और अगले आने वाले जो वीडियो में हम रिक्त स्थान को पढ़ेंगे, ऐसे ही हम सारा अध्ययन करेंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मस्त तैयारी करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में लिखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।